बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे मरीम नवाज़ और सफदर रवान की अपीलों पर। आज समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब डिवीज़न बेंच था ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें समाअत हुई है। सरदार मुजफ़्फ़र अब्बासी साहब जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे नैब को अपनी टीम के साथ, जबकि इरफान कादिर साहब जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे मरीम नवाज़ को। मरीम नवाज़ ख़ुद भी कमरे अदालत में मौजूद थी। उसके अलावा सफदर रवान भी कमरे अदालत में मौजूद थे। मरीम औरंगज़ेब भी अदालत में मौजूद थी, जावेद लतीफ़ और इसके अलावा हनीफ़ अब्बासी और बाकी जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। आज की जब समाअत शुरू होनी थी, आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज अपने कारकुनान को ख़ुद बुलाया हुआ था और उनको बाकायदा हुक्म जारी किया गया था कि मरीम नवाज़ की पेशी पर आप लोगों ने पहुंचना है। इस वजह से आज जो दरवाज़े थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन दरवाज़े वो बंद कर दिए गए थे और कारकुनान को अदालत में नहीं आने दिया। सिर्फ़ जो चंद एक रहनुमा थे वही आ सके मरीम नवाज़ के साथ। इरफान कादिर साहब की जो आर्गूमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि जो मरीम नवाज़ की कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की थी नैब ने, उसका फ़ायदा आज नैब ने उठा लिया है और जो नैब का मकसद था वो आज पूरा हो गया है। और यही वजह है कि नैब की दरख्वास्त आज समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुई थी। नैब ने दरख्वास्त दायर ज़रूर की थी लेकिन उसको आज के लिए फ़िक्स नहीं करवाया था। लेकिन फ़िक्स ना होने के बावजूद जो मरीम नवाज़ के वकील हैं उनको इस बात का इल्म हो गया और वो इस बात पर आज उनको बहस करना पड़ गई और वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे वो इस्तेमाल करना उनको महंगा पड़ रहा था। यही वजह है कि जब कैंसिलेशन ऑफ बेल का सुना तो साथ ही वो सीधे हो गए और उन्होंने अपनी बहस शुरू कर दी। आज क्या अदालत के अंदर बहस हुई और उसमें जो जो कानूनी पॉइंट्स हैं जो अदालत में डिस्कस हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बात आप जहन नशीन रखें कि ये जो एवन फील्ड मामला है और ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, ये 4 अपार्टमेंट्स हैं और इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, इनकी 4 ऑफशोर कंपनीज़ थी जो उन्होंने ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड्स पर रजिस्टर करवाई हुई थी। पहले जो ऑफशोर कंपनीज़ थी उनकी रजिस्ट्रेशन खुफिया होती थी। बाद में बरतानिया ने ही ये कानून बनाया कि जिन जिन की ऑफशोर कंपनीज़ हैं उनकी जो मलकियत है वो भी शो की जाए, वो किसके नाम पर हैं, ये सारी चीज़ें भी पब्लिक होनी चाहिए। जब ऑफशोर कंपनीज़ सामने आई तो उसमें ये बात सामने आई कि एक ट्रस्ट डीड थी, वो ट्रस्ट डीड मरीम नवाज़ के नाम पर थी और ये ट्रस्ट डीड बनवाई गई थी जो असल मालकान थे उनकी तरफ से मरीम नवाज़ और फिर नवाज़ शरीफ के नाम पर ये बनाई गई थी। और वो ट्रस्ट डीड इस जो अपील है और जो वो वॉल्यूम 12 है उसके सफ़ा 1380 पर लगी हुई है जो आज अदालत में भी पेश की गई। क्योंकि मरीम नवाज़ के वकील का यह कहना है कि बेसिकली मेरे ख़िलाफ़ कोई केस था ही नहीं और मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि जो ये कहा जा सके कि कोई डॉक्यूमेंट था। मेरे ख़िलाफ़ कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, यही वजह है कि मुझे शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया जाए। अब आज इनकी जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि आया एडिशनल ग्राउंड ली जा सकती है, अपील में शामिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी जो ये दरख्वास्त है उसके आखिर में जो आपने प्ली ली है वो ये है कि आपकी अपील मंजूर की जाए और आपके ख़िलाफ़ जो सज़ा है या जो फ़ैसला है, जो जजमेंट है, उसको सेट असाइड किया जाए। यही प्रेयर आपकी मेन अपील में है। तो अदालत आपकी इस दरख्वास्त को भी और अपील को भी इकट्ठा सुन लेती है क्योंकि फैक्ट्स एक जैसे हैं, रिकॉर्ड एक जैसा है, एविडेंस एक जैसी है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी ही बता देनी चाहिए ताकि ये मामला वाइंड अप हो। अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि पहले हम दरख्वास्त के ऊपर बहस करें, पहले हम अदालत से दरख्वास्त मंजूर करवा लें। अगर हमारी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे जो पॉइंट्स थे वो दुरुस्त थे, हम जो अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते थे वो दुरुस्त है। यही वजह है कि अदालत ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए हमारी दरख्वास्त मंजूर की है। तो जो दरख्वास्त मंजूर होगी वो एक तरह से हमारी अपील मंजूर हो जाएगी क्योंकि अपील में भी वही हमने एलिगेशंस हैं, वही ग्राउंड्स हैं और हमारी इस दरख्वास्त में भी वही एलिगेशंस और ग्राउंड्स हैं। दूसरा ये चाहते थे कि हमें पहले मौका मिल जाएगा, हम अपनी सारी की सारी जो स्ट्रगल है वो दरख्वास्त पे लगा देते हैं, दरख्वास्त खारिज भी हो जाएगी तो बैक पे हमारी अपील पेंडिंग होगी और हमें ये उम्मीद ज़रूर होगी कि दरख्वास्त खारिज हो गई तो अब अपील में हमको नई ग्राउंड ले लें, अपील में हमको नई बात करें, अपील में हम कुछ नया करें। यही वजह है कि अपील में हमें रिलीफ मिल सकता है। ये इनका तरीक़ाकार था और ये इस तरीके से इस केस को लड़ना चाहते थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनका ये मंसूबा नाकाम बना दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देखें आपकी क्योंकि अपील एक जैसी है, आपकी दरख्वास्त में भी वही इल्ज़ामात हैं, आपकी अपील में भी वही इल्ज़ामात हैं, आपकी दरख्वास्त में भी वही ग्राउंड्स ली गई हैं, वही प्रेयर है और आपकी अपील में भी वही प्रेयर है और आप चाहते हैं कि इस जजमेंट को सेटिस्फाइड किया जाए। इस वजह से दोनों दरख्वास्तों को इकट्ठा सुनेंगे। यहाँ से फिर बहस शुरू होती है जो मरीम नवाज़ के वकील की। मरीम नवाज़ के वकील ने कहा कि मैं नई दरख्वास्त पर दलाइल देना चाहता हूँ। अदालत ने कहा आप इकट्ठा दलाइल दें, आप अपील पर भी दलाइल दें और आपकी जो दरख्वास्त है आप उस पर भी दलाइल दें। वकील ने कहा कि इस्लाम कहता है बेगुनाह शख्स को सज़ा देना, एक बेगुनाह शख्स को सज़ा देना पूरी इंसानियत को सज़ा देने के मुतरादिफ है। अखबारात में देखा है कि मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए भी दरख्वास्त कोई दायर की गई है नैब की तरफ से। उस पर भी अदालत क्या समझती है कि हमारी तरफ से तो कोई ताख़ीर नहीं है और हम नहीं समझते कि हमारी इस ताख़ीर की वजह से हमारी ज़मानत खारिज की जाए। हम तो अदालत में आर्गू करना चाहते हैं। जिस पर जो बेंच था उसने कहा कि आज तो वो हमारे सामने दरख्वास्त मौजूद नहीं है, वो जब दरख्वास्त मौजूद होगी तो फिर हम उसको कानून के मुताबिक देख लेंगे, अभी वो दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद नहीं है। साथ अब अदालत में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि केस का फैसला हक़ाइक़ सुन पर मेरिट पर किया जाए। अदालत को बताने का मकसद नैब की बदनीयती की निशानदेही करनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा दरख्वास्त तो अभी अदालत के सामने नहीं है जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है, लेकिन आप बात करें, आप अपना केस जो अदालत के सामने है उसको पुट करें और उसके सामने आप उस मामले को देखें। जब ये सारे का सारा मामला हुआ और ये सारी की सारी चीज़ें हुई तो वकील इरफान कादर ने कहा कि हमारी अदालत हमारी दरख्वास्त को मेरिट पर काबिल समात होने का फ़ैसला दे और हम पहले चाहते हैं कि हमारी दरख्वास्त को सुना जाए और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि आगे हो। अदालत ने कहा आप बहस शुरू करें हुए। उस पर उन्होंने कहा जी कि ये हमारी दरख्वास्त में वो हक़ाइक़ हैं जो हम अदालत के रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। दरख्वास्त में पोलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की गई है, ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे कई शकूक और शुबहात पैदा हुए हैं। एहतसाब अदालत के पास ये केस सुनने का सिरे से अख्तियार ही नहीं था। ये वो केस है जिसमें कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। इस केस में कानूनी तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया। ये केस बादी नज़र में 561A का मामला लगता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हम 561A के मामले को अलग करके तो नहीं सुन सकते। वकील ने कहा अगर केस में कोई भी शकूक व शुबहात हों तो उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को होता है। बेनिफिट ऑफ डाउट इज़ ऑलवेज गोइंग टू अक्यूज़ पर्सन। ये एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल अदालत को बताया जा रहा है इरफान कादर साहब की तरफ से और उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ा नहीं बहुत शक है। इस केस की तमाम कार्रवाई में गैर कानूनियत मौजूद है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरख्वास्त और अपील दोनों में आपकी बरीयत की इस्तदा की गई है। आपने मरकज़ी अपील और मुतफरक दरख्वास्त में एक ही ग्राउंड ली है। आपने नई दरख्वास्त क्यों दी है जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जनाब यही तो इनकी बदनीयती है, ये केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। जो बातें इन्होंने पहले अपनी अपील में लिखी थी वही बातें अब ये नई दरख्वास्त में लेकर आ गए। सिर्फ चाहते हैं कि मामला पेंडिंग रहे, इस वजह से दोनों को इकट्ठा सुना जाए। अदालत ने कहा आप दोनों पर बहस अपनी जारी रखें। मुल्ज़मान की अपीलें और दरख्वास्तों पर अदालत ने कहा कि एक साथ फ़ैसला होगा। मरीम नवाज़ के वकील ने कहा अगर हमारी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर अपील पर फैसले की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये वो बात जो मैंने आपको बताई थी। मरीम नवाज़ के वकील ने कहा कि शरीफ फैमिली में और भी लोग हैं, लंदन फ्लैट्स की मलकियत पब्लिक ऑफिस होल्डर पर क्यों डाली गई? नैब इस सवाल का जवाब दे। अभी दरख्वास्त मैं वापस ले लूँगा। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा बरतानिया को लिखे गए ख़त के मुताबिक मरीम नवाज़ ही बेनिफिशियल मालिक हैं और ये ख़त बरतानिया ने हमें भेजा है। उन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में लिखा है कि वो बेनिफिशियल मालिक हैं, इस वजह से मरीम नवाज़ के ही ख़िलाफ़ केस बना। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि पहले जो चार्ज शीट है वो पढ़ लें, पहले चार्ज पढ़ के सुनाएं कि इल्ज़ाम क्या था इनके ऊपर। मरीम नवाज़ के वकील ने रेफरेंस का इल्ज़ाम अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। मरीम नवाज़ के वकील ने कहा कि एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़ का बेनिफिशियल होने का इल्ज़ाम है और इसके अलावा जो कैलबरी फ़ॉन्ट का मामला है वो भी है। ये बहुत बातें बनी, मजाक उड़ाया गया मेरी क्लाइंट का, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये फ़ॉन्ट का क्या मामला था और ये ट्रस्ट डीड का क्या मामला था और कतरी ख़त का क्या मामला था। और यही सबसे बड़े सबूत है मरीम नवाज़ की बेगुनाही के, लेकिन मरीम नवाज़ का मजाक उड़ाया गया। साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, एहतसाब अदालत, JIT और नैब सबसे बड़ी गलती हुई है और सब ने इस केस को गलत तरीके से हैंडल किया है। नवाज़ शरीफ जब सियासत में आए तो इससे पहले भी बहुत बड़े अमीर थे और वो सियासत में आने के बाद अमीर नहीं हुए बल्कि वो सियासत से पहले भी अमीर थे। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी से सवाल किया कि ये कंपनियां कहां पर रजिस्टर्ड हैं
नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में जवाब दिया कि ये कंपनियां जो हैं वो ब्रिटिश आयरलैंड पर रजिस्टर्ड हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सरदार मुजफ्फर से सवाल किया कि क्या ये जो BVI क्या है, तो उस पर बताया गया कि ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड है, उस पर ये रजिस्टर्ड है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुख्तसर नहीं वाज़ेह बताएं, हमें बाहर के ममालिक का ज़्यादा नहीं इल्म। सरदार मुजफ्फर ने अदालत में बताया कि 2004 में कानून आ गया कि आप UK में कंपनियों की मलकियत नहीं छुपा सकते। मरीम नवाज़ के वकील ने अदालत में कहा कि मरीम नवाज़ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं, लेकिन मुस्तकबिल में पब्लिक ऑफिस होल्डर बनने की अहल हैं और इसका इदराक और इतराफ़ पूरी कौम कर चुकी है और पूरी कौम ये समझती है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर बन सकती हैं। और साथ उन्होंने यही कहा कि इस पॉइंट को आप नोट कर लें, मेरा असल केस ही यही है कि मरीम नवाज़ उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इन पर बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर केस किया गया जो कि गलत था और इसी बुनियाद पर इसका जो केस है और इसकी जो अपीलें हैं वो मंजूर की जाएँ। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वकील से इस्तफसार किया कि सफदर अवान पर क्या इल्ज़ाम है, तो वकील ने कहा कि सफदर अवान खुद ही रोस्टम पर आके अदालत से बात करना चाहते हैं। सफदर अवान जब उठकर आने लगे तो अदालत ने कहा आप बैठ जाएँ और वकील से कहा इरफान कादर साहब से कि आप ही बता दें क्या मामला है, आप इसको छोड़ें, ये रोस्टम पर ना आए, बल्कि आप खुद बता दें कि इनके खिलाफ क्या एलिगेशन है। तो उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ तो कोई इस केस में शामिल इनको वैसे ही कर दिया गया है क्योंकि ये नवाज़ शरीफ का दामाद था, मरीम नवाज़ का खाविंद है, इसके अलावा इसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है और इसके जो केस है वो सारे का सारा गैर कानूनीत पर मबनी है। अदालत कहेगी तो गैर कानूनीत बयान मैं पढ़ के सुना दूंगा जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ हुआ है। साथ कहा कि ये जो रेफरेंस है ये चेयरमैन नैब ने दायर नहीं किया था, ना ही किसी की शिकायत पर दायर हुआ। चेयरमैन नैब ने रेफरेंस दायर किया तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये नहीं कर सकते थे। अदालत ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन दी थी इस केस में या कोई फ़ैसला दिया था, जिस पर बताया गया कि अदालत ने कोई ऑब्जर्वेशन या कोई फ़ैसला नहीं दिया। और साथ उन्होंने कहा कि इस केस में ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आपके नॉलेज में आएगा कि ये मामला कहाँ तक चलता रहा और इस मामले में क्या होता रहा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब ये आज की जो समाअत है मैं ये समझता हूँ कि मामला बड़ा दिलचस्प हो गया क्योंकि मेन अपील पर बहस शुरू हो गई है और जो शरीफ ख़ानदान के वकील का ये तर्ज़ अमल था या मरीम नवाज़ का कि वो मामलात को और ये समझते थे कि शायद पहले हमारी दरख्वास्त पर फ़ैसला सुना के सारा रिलीफ हमें दे दिया जाएगा। अदालत ने इनके साथ वो खेल खेला है कि जो इनको ख़ुद समझ नहीं आई। अपील पर अब समाअत जारी है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो केस है ये अब मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है और जब केस मंतकी अंजाम तक चला जाएगा तो इसमें फिर कैंसिलेशन ऑफ बेल की ज़रूरत नहीं रहती। जब अपीलें खारिज होंगी तो डेफिनेटली उन्होंने गिरफ़्तार होकर जेल ही जाना है अपनी सज़ा पूरी करने के लिए। तो मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो जिन्नात की बातें करती हैं और वो बेसिकली इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं इमरान खान की वाइफ पर और उनको जो है वो जिन्नात टोने की बातें कर रही हैं और ताने दे रही हैं, तो वो उनका मामला है, वो कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मरीम नवाज़ को जवाब देना होगा और जो उनके वकील अदालत में बातें कर रहे हैं और जो अब मैं आपको ये समाअत का हवाल सुना रहा हूँ ये अभी मामला खुला नहीं है। ये तो जब डिप्टी प्रोसिक्यूटर अदालत को बताएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की पागल थी, ना JIT पागल थी, ना जो जज बशीर अहमद हैं उनको समझ नहीं आती थी, सारे पता था। और ख्वाजा हारिस साहब जैसे और अमजद परवेज़ साहब जैसे इनके वकील थे तो बात थी तो तभी इनको सज़ा हुई है और इस बात का इनको अंदाज़ा है। ये सिर्फ अल्फाज के साथ खेलना चाहते हैं जो इनके काम नहीं आएगा और ये मामला इनके गले पड़ेगा। देखते हैं मज़ीद क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।